Hello students, this is our third chapter, Inheritance and Variation. In the previous video, we have studied the deviation from Mendel's finding, and we have studied some gene interaction, that is intragenic interaction and intergenic interactions. And the intergenic interactions में हम लोग ने incomplete dominance, co-dominance, उसके बाद multiple allele और pleiotrope यहाँ पे हम लोग ने एंड किए थे. Clear? In this video, we are going to study a very interesting topic, that is chromosomal theory of inheritance. And this is very interesting. I really think that you guys will enjoy it only if you will understand. So let's see and move forward. So students, जॉर्ज जोहान मैंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था ऑन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, राइट. बट उसने पब्लिश किया था 1866 में. बट फॉर सम रीज़न इट रिमेन्ड अननोटिस्ड और अनरिकग्नाइज्ड टिल 1900. मतलब उसने 1866 में उसने पब्लिश कर लिया, बट 1900 तक वो अनरिकग्नाइज था, कोई पहचानता नहीं था, अननोटिस था. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, एंड उसका जो वर्क था, हिज वर्क वाज नॉट वाइडली रिकग्नाइज्ड. His approach of using mathematics and statistics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to the biologist. मतलब अगर कोई तुम्हें आके उस ज़माने में ये बोलता कि बायोलॉजी के लिए मैथ्स और स्टैटिक्स ज़रूरी है, तो वो बायोलॉजिस्ट उसे पागल समझते थे कि कैसे इंसान है ये बायोलॉजी पढ़ने के लिए, ये मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के थ्रू समझाएगा. तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट जो थे उस टाइम के, वो लोगों ने मेंडल के ये थियोरी को एक्सेप्ट ही नहीं किया. ओके. उसके बाद जो वेरिएशंस होते हैं नेचर में वो तो कंटिन्यू हो गए. मेंडल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर का जो उसका कॉन्सेप्ट था, फैक्टर का एक और नाम क्या है, जीन्स, as stable and discrete unit which controlled the expression of characters, and that a pair of allele did not blend with each other was not accepted by his contemporaries. मतलब ये लोगों ने इसका थ्योरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था. बट उस टाइम पे उसने ये बताया कि जीन है, कुछ तो एक चीज़ है जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स है, हमारे जेनेटिक मटेरियल है. बट उसे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये जीन गैमेटिक सेल में लोकेट कहाँ करती है. ओके. तो उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे. ओके. तीनों का नाम था वन मिनट. तीनों का नाम तो होगैदिवरिस, कॉरेंस एंड वॉन तिस्मार्क. इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट. फिर उस टाइम पे 1900 में माइक्रोस्कोप आ गए थे, तो वो लोग अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सके, were able to observe cell division and the structure of chromosome under microscope. वो लोग ने अच्छे तरीके से जीन के स्ट्रक्चर को, सेल डिवीजन को, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. बट फिर उसके बाद 1903 में, ओके, 1903 में फिर 2 साइंटिस्ट आए. एक का नाम था वॉल्टर सटन, दूसरे का नाम था टेओडर बोवेरी. ओके. नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट उसको 3-4 बार रिपीट करना, यू विल अंडरस्टैंड. वॉल्टर सटन अलॉन्ग विद टेओडर बोवेरी 1903 में ये लोग ने स्टडी किया. क्या स्टडी किया? पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर
that is genes and the behavior of chromosome. ये लोग ने मेंडल ने जो चीज़ निकाली थी जीन को, उसके बिहेवियर को वो स्टडी किया। फिर उसके बाद क्रोमोज़ोम क्या है, उसका बिहेवियर क्या है वो स्टडी किया। एंड उन लोगों ने एट द टाइम ऑफ मियोसिस स्टडी किया। क्लियर? उनके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन chromosomal theory of inheritance was put forth by Sutton and Bovary. This theory identifies chromosomes as the carrier of genetic material. इसके बाद ये सटन एंड बुवारी ने जब स्टडी किया, उसके बाद ये थियोरी आई कि क्रोमोसोम जो है वही कैरी करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। एंड दिस थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बुवारी। क्लियर स्टूडेंट्स? देन फिर उसके बाद वो लोगों की थियोरी में क्या था वो देखते हैं। दिस थियोरी स्टेट्स दैट द chromosomes are present in pair in somatic cells during gamete formation. जब गैमेट फॉर्म होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद एजॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। डज ईच गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर? आई होप इसमें कोई वर्ड्स डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एक बार वापस देखो, ये जो थियोरी है ये क्या एक्सप्लेन किया, क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब मैं फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताई हूँ, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बताई हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो गूगल करो सोमैटिक सेल के बारे में। और ये सोमैटिक सेल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, अब जब गैमेट बनता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब जो सिंगल क्रोमोसोम्स है, वो लोग पेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ पेयर में आते हैं। फिर वो लोग सेग्रीगेट करते हैं, एजॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। फिर उसके बाद ईच गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर, मतलब ईच गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। वो लोगों की थ्योरी के हिसाब से वो लोग ने ये बताया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ गैमेट कंटेन क्रोमोसोम, मतलब ये चीज़ मेंडल ने नहीं बताई। ओके, ये चीज़ मेंडल को नहीं पता था कि क्रोमोसोम है कहाँ, गैमेट सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ है, मेंडल को नहीं पता था। तो ये जो सटन एंड बोवेरी ने उन लोगों ने इसका लोकेशन निकाला। तो इसका लोकेशन है न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स कंटेन क्रोमोसोम which carry all hereditary traits. Male and female gamete carry all the hereditary traits. They are the link between parents and offspring. जो फ्यूजन होता है हेप्लॉइड मेल गैमेट का और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट का रिजॉल्व्स द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द स्पीशीज। ये इतना तो समझ गया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें हो गया क्रोमोसोम। फिर जो मेल और फीमेल होते हैं इन दोनों के पास इनका नेचर क्या होता है, हेप्लॉइड हेप्लॉइड। जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, डिप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये क्रोमोसोम जो होता है वो कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ तक क्लियर हो गया? देन फिर उसके बाद यहीं तक थी आपकी थियोरी ऑफ व्हाट वी वर स्टडीइंग, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस।
यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स है क्या। क्लियर? यहाँ तक मैंने जितना भी बताया ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें खुद लिखा है ताकि यू गाइज क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईच वन बाय वन, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट था। देन हम लोग जो अब सटन एंड बोवेरी ने एक्सपेरिमेंट करके क्रोमोसोम निकाला था, अब हम लोग वो पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम है क्या चीज़, उसका स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम क्या है। ये आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ chromosomes are filamentous body present in the eukaryotic nucleus। मतलब एक फिलामेंट के जैसी बॉडी है। फिलामेंटस बॉडी है। फिलामेंट्स मतलब ऐसे सिंगल लेयर्ड ऐसी बॉडी है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। जो टर्म है द टर्म क्रोमोसोम, इसका मतलब पहले तो ये ग्रीक वर्ड है। ओके, क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोमा मतलब होता है बॉडी, विच वॉज कॉइन्ड बाय W. वेल्डेरी इन 1888। क्लियर? ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये यहाँ पे ये पॉइंट आने वाला था। ओके, फिर जो साइज होती है क्रोमोसोम की, साइज ऑफ द क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। मतलब हर इंसान की, हर स्पीशीज की साइज, हर स्पीशीज की साइज डिफरेंट होती है। ओके, फिर उसके बाद ईच मेटाफेस क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम 0.1 to 33 mm इन लेंथ एंड 0.2 to 2 mm इन थिकनेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब क्रोमोसोम मेटाफेस में होता है तो उसकी साइज वेरीज मतलब डिफरेंट होती है 0.1 से लेके 33 mm लेंथ में और 0.2 से लेके 2 mm इन थिकनेस में। देन क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन तुम लोग ने पहले पढ़ा होगा, वो 4 फेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, वो सारे डिविजन्स में क्रोमोसोम आता है। देन वहाँ पे सेल डिवीजन में क्रोमोसोम विजिबल है, तो वो लोगों ने सेल डिवीजन, जो साइंटिस्ट लोग थे वो लोग ने सेल डिवीजन पे ही क्रोमोसोम को स्टडी किया है। ओके, तो क्रोमोसोम जो है वो विजिबल है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। They are capable of self-replication and play a very important role, vital role in hereditary mutation, variation, and evolutionary development of eukaryotic species। मतलब ये लोग अपने आप से खुद रेप्लिकेट होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। फिर वो हेरिडेटरी मतलब उनके अंदर हेरिडेटरी जो जीन्स फैक्टर्स है, कैरेक्टर्स है, फिर म्यूटेशन के लिए, फिर वेरिएशन के लिए, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए, किसके? यूकैरियोटिक स्पीशीज, ये सब के लिए क्रोमोसोम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ DNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये सब अभी तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से और डीपली स्टडी करने वाले हो। तुम लोग को DNA तो पता है, DNA क्या होता है। देन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये केमिकल्स होते हैं, ये एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, इससे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो बनता है। तो यहाँ पे इसका और कोई यूज़ नहीं होगा, बट इसके जो नाम है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये याद रखना है MCQ के लिए। ओके, MCQ में कभी पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स किससे बनते? देन द आंसर इज DNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था इसका इंट्रोडक्शन ऑफ
क्रोमोसोम। देन हम लोग पढ़ेंगे अब इसका फंक्शन क्या है। क्रोमोसोम्स आर अ कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ही तो जेनेटिक मटेरियल होता है। हर वो कैरेक्टर, फैक्टर्स, जीन्स जो भी है, मतलब इंसान का हर एक चीज़ जो ऑफस्प्रिंग आने वाली है उसकी हर एक चीज़ ये क्रोमोसोम में ही होती है। कि अब जैसे उसके हेयर लाइन है, हेयर कलर है, आई कलर है, बॉडी का उसका स्ट्रक्चर होगा, देन स्किन है, फिर उसके बाद हेयर्स है, एवरीथिंग इन नॉट इवन दिस। जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, हैबिट्स होती है कुछ जो कि पेरेंट्स की और ऑफस्प्रिंग की सेम होती है, लाइक ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, देन वे ऑफ टॉकिंग हैबिट, ये सब भी क्रोमोसोम्स में ही होता है। सो क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी है, दे आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। यही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर अ ग्रोथ ऑफ ऑफस्प्रिंग। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े ना, म्यूटेशन के लिए, उसकी हेरिडिटरी के लिए, वेरिएशन के लिए, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिए क्रोमोसोम का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पे फंक्शन यही है, ओके, दे आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी, इतना ही फंक्शन दिया है टेक्स्ट बुक में। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम के नंबर क्या है। क्लियर? नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। मतलब जैसे अभी हमारे ह्यूमन बींग्स है, हमारे ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एकदम परफेक्ट है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए जो ये क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट होता है और स्पेसिफिक होता है। इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ पाइलोजेनी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ द स्पीशीज़। आई टोल्ड यू पाइलोजेनी का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी जहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का या स्पीशीज़ का, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्सोनॉमी मतलब जो नेम और क्लास होता है स्पीशीज़ के, उस चीज़ की स्टडी करने को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं क्रोमोसोम का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द स्टडी ऑफ पाइलोजेनी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ द स्पीशीज़। तो ये दो वर्ड्स का जो मीनिंग है ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एकदम डीपली अब स्टडी करेंगे। एकदम एक के बाद एक करना है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि वर्ड्स यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट है। देन पहला टर्म है प्लॉइडी। जो टर्म प्लॉइडी है, सामने दिख रहा है, सबसे ऊपर है प्लॉइडी। It speaks for the degree of repetition of the primary basic number of chromosome, that is X in a cell. Ploidy जो है वो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे कि X in a cell. फिर when the chromosome number in a cell is the exact multiple of a primary basic number, then it is called euploidy. Euploidy include monoploidy, diploidy and triploidy. Okay? And sometimes tetraploidy and so on. When the chromosome number is not the exact multiple of a haploid set, it is described as aneuploidy. Aneuploidy is either addition or deletion of one or more chromosome to the total number of chromosome in a cell. अब उसके बाद एक है ईओप्लॉइडी, एक है इनोप्लॉइडी। तो ईओप्लॉइडी क्या होता है कि ईओप्लॉइडी जो है वो एग्जैक्ट मल्टीपल है प्राइमरी बेसिक नंबर का। जैसे मोनोप्लॉइडी एक सेल
डायप्लॉइडी 2 सेल, पॉलीप्लॉइडी, उसके बाद आता है ट्राइप्लॉइडी, फिर टेट्राप्लॉइडी, तो 3n 4n 5n मतलब मल्टीपल्स हो रहे हैं। ओके, ये हो गया ईओप्लॉइडी। फिर एक है एनाप्लॉइडी। एनाप्लॉइडी क्या है? जब क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता है हैप्लॉइड सेट का। ओके, जब क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड सेट। आई रिपीट, जब क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होता है हैप्लॉइड सेट का, हैप्लॉइड सेट के मल्टीपल नहीं है, मतलब n 2n 3n ये सब मल्टीपल है और हैप्लॉइड है। जब हैप्लॉइड नहीं है, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, तो वो हो गया इनोप्लॉइड। एनोप्लॉइड जो होता है ये आइदर एडिशन होता है या तो डिलीशन होता है ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, या तो 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड के साथ एक नंबर क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, या तो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो रहा है। ये हो गया एनोप्लॉइडी। अब आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, राइट। ईओप्लॉइडी में क्या है? मोनोप्लॉइडी n है एग्जैक्ट, फिर डायप्लॉइडी 2n, फिर इसके आगे बढ़ता है n 2n 3n 4n 5n, ऐसा मतलब आगे बढ़ता है। ये हो गया ईओप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी में एक हैप्लॉइड के साथ एडिशन हो रहा है या तो डिवीजन हो, या तो एडिशन हो रहा है या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एक होता है हाइपोप्लॉइडी जहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हाइपोप्लॉइडी जहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक होता है हाइपरप्लॉइडी जहाँ पे ऐड हो रहा है। हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, लो। ओके, तो लो है तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ ऐसे याद रखना है। तो हाइपोप्लॉइडी में आता है मोनोसोमी, नलीसोमी, यहाँ पे देखो 2n - 1 2n - 2। हाइपरप्लॉइडी में ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, 2n + 1 2n + 2, इस तरीके से वेरिएशन होते हैं इन क्रोमोसोम नंबर, और ये वेरिएशन को हम लोग नाम दिए हैं प्लॉइडी। तो इट वाज वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, नाम भी कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ईओप्लॉइडी, एनेप्लॉइडी, फिर क्या होता है ईओप्लॉइडी में फिर मोनोप्लॉइडी, डायप्लॉइडी, फिर उसके आगे क्या होता है? ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, मतलब ऐसे सब बढ़ते जाता है। हैप्लॉइड है, जो भी है वो हैप्लॉइड है। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब एक्स, सिर्फ एक्स होगा, एक्स को यहाँ पे n दिए। ओके, एनेप्लॉइडी क्या होता है? एनोप्लॉइडी जो है इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द मल्टीपल हैप्लॉइड सेट, इसे बोलते हैं हम लोग एनेप्लॉइडी। एनेप्लॉइडी के 2 टाइप है, हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपो में माइनस होता है, हाइपर में प्लस होता है। हाइपो में मोनोसोमी, नलीसोमी, हाइपर में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। यहाँ पे अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है और उनका डिवीज़न क्या है ये क्लियर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसका डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है डायग्राम भी। देन अब नेक्स्ट है जो अभी मैंने बोला वो है, देखो ये द टर्म प्लॉइडी स्पीक्स फॉर द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज x in the cell. When the chromosome number in the cell is the exact multiple of the primary basic number, then it is called euploidy. Euploidy include monoploidy haploid, that is with the one set of chromosome where x equals to n. Diploidy 2n, 2 set of chromosome. Triploidy 3n, 3 set of chromosome. Tetraploidy 4n, 4 set of chromosome. समझा euploidy क्या है? And so on. फिर उसके बाद when the chromosome number is not the exact multiple of the haploid set, it is described as aneuploidy.
Aneuploid is either addition or deletion of one or more chromosome to the total number of chromosome in a cell. ये हो गया अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इम्पॉर्टेंट था थोड़ा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट आता है पहला, हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ जो हमें क्लियर करना है, ओके, कि क्रोमोसोम है क्या। पहला सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, फिर ये क्रोमोसोम मिलके बनाते हैं जीन, और ये जीन इज़ डीएनए। ओके, तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम मिलके एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऐसे डीएनए बनाते हैं, दैट इज़ जीन के अंदर फिर है डीएनए बनता है पूरा अच्छी तरीके से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रोमोसोम है कहाँ। फिर अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसे है, अभी हम लोग नेक्स्ट में इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट्स, देन क्रोमोसोम जो होता है वो पहली बात तो हमारे नेकेड आई से हम लोग कभी देख नहीं सकते, हम लोग माइक्रोस्कोप में ही उसको देख सकते हैं जब सेल जो होता है वो मेटाफेस में होता है। ओके, सेल डिवीजन के जब मेटाफेस में होता है तब हम लोग क्रोमोसोम को देख सकते हैं इन अंडर माइक्रोस्कोप। इट इज़ बिकॉज एट दिस स्टेज क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड। मेटाफेस में क्यों देखते हैं, क्योंकि उस स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, और उस स्टेज में हम लोग उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। देन जो टिपिकल क्रोमोसोम होता है, मतलब एक टिपिकल का मतलब क्या होता है, एक सही नॉर्मल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का जो होता है, तो अभी हम लोग वो नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले एकदम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। उसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। ओके, तो आप एकदम ध्यान से, मैं एक के बाद एक टर्म बोलते जाओगी, एकदम ध्यान से एक के बाद एक समझना। ओके, अब ये हो गया, ये जो है, ओके, ये है क्रोमैटिड्स। ये होते 2 जॉइन टुगेदर एट अ सेंट्रोमियर, दिख रहा है बीच में, सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको। या तो एक और नाम है इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, देखो यहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और वी कॉल्ड इज सेंट्रोमियर। ओके, अब ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड काइनेटोकोर। आई होप मैंने नेक्स्ट यहाँ पे काइनेटोकोर का आप लोगों के टेक्स्ट बुक में नेमिंग नहीं दी गई है, तो आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट नहीं है नेमिंग, बट इतना याद रखना है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो एक डिस्क शेप प्लेट, मतलब एक ऐसा प्लेट है, ये सेंट्रोमियर जो है ये एक डिस्क शेप प्लेट कंसिस्ट करता है, ये जो अंदर है ना, इसे बोलते हैं, ये देखो इसके अंदर भी एक डिस्क शेप प्लेट है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। इट इज़ एट द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर पे होता है स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। Beside primary constriction, some few chromosome possesses additional 1 or 2 constriction called secondary constriction। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ए, और बी जो है, बी सेकेंड डायग्राम जो है वो शो कर रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जब क्रोमोसोम एक और बार कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है या एक बार कहीं जॉइंड हो रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है
ये भी आपको सेकेंड वाले डायग्राम में दिख रहा है। फिर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये नीचे वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है बिकम ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। और एक होता है सैटेलाइट बॉडी जिसको सैट भी बोलते हैं। ओके, ये जो सबसे लोअर होती है ना, ये होती है सैट। ये जो सैटेलाइट बॉडी सैट होती है इज अटैच्ड एट द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू इन वेरी फ्यू क्रोमोसोम। देन each chromatid in turn contains a long unbranched slender highly coiled DNA thread called chromonema। ये अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये होगा डीएनए, ये होता है क्रोमोनेमेटा। इसी को बोलते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर क्रोमोनेमेटा या क्रोमोनेमा, जो कि एक्सटेंड होती है थ्रू द लेंथ ऑफ क्रोमैटिड। जितना क्रोमैटिड उतना ये एक्सटेंड होगा। अब ये जो क्रोमैटिड है ये कंसिस्ट करता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ क्रोमोसोम टू द अनदर। क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जो ये क्रोमोनेमेटा है इसी को बात हो रही है, इस वो कंसिस्ट करता है। फिर उसके बाद जो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देर आर 4 टाइप्स, मतलब सेंट्रोमियर के पोजीशन पे दे डिपेंड करता है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड, एक होता है टेलोसेंट्रिक आई शेप्ड, एक होता है सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड, एक होता है मेटासेंट्रिक वी शेप्ड। इतना मैं शेप अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इतना बस नाम सुन लो। फिर उसके बाद एक होता है टेलोमियर। टेलोमियर क्या होता है, जो एंड होता है क्रोमोसोम का या क्रोमैटिड का, उसके एंड को बोलते हैं टेलोमियर। क्लियर। अब जो 4 शेप थे वो देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जो पहले मैंने बताया था। काइनेटोकोर क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है एक डिस्क शेप प्लेट कंटेन करता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। फिर मैंने बोला आप लोगों को कि जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होता है उसके हिसाब से क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर ये होता है एक्रोसेंट्रिक, इसको हम लोग जे शेप्ड भी बोलते हैं। ओके, मतलब जो क्रोमोसोम है वो ऊपर है। फिर है टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक सबसे ऊपर, इसको हम लोग आई शेप्ड बोलते हैं। आई शेप बन रहा है ना, यहाँ पे देखो जे शेप बन रहा है, इसलिए इसको एक्रोसेंट्रिक को जे शेप, टेलोसेंट्रिक को आई शेप। फिर है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक को बोलते हैं एल शेप्ड। ओके, फिर मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक के जो है वो बीच में होता है, इसको बोलते हैं वी शेप्ड। तो ये जो शेप के नाम है वो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। वी शेप होता है मेटासेंट्रिक, एल इज सब मेटासेंट्रिक, जे इज एक्रोसेंट्रिक, आई इज टेलोसेंट्रिक। फिर एक होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है, ये बीच का स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं डिस्क शेप प्लेट होती है, वो है काइनेटोकोर। फिर ये क्या है बीच में, या था सेंट्रोमियर। ये है ऊपर क्रोमैटिड्स। ये जो नीचे का लोवेस्ट पार्ट है ये हो गया टेलोमियर्स। इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से याद करना है। यहीं पे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमोसोम का ये कंप्लीट होता है। देन पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। देन नेक्स्ट होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन द क्रोमोसोम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब कोई तो क्रोमोसोम होगा ना जो सेक्स डिटरमाइन करता है, तो जो क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में काम आता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या तो उसका एक और नाम है, उसका नाम है एलोसोम। क्लियर, एलोसोम याद रखना है ये नाम भी एकदम ध्यान से।
एलोसोम्स भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ एलोसोम्स, ओके। या तो मैंने ही आपको टेस्ट में पूछना है व्हाट इज़ एलोसोम्स। तो क्रोमोसोम जो है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स, जो ह्यूमन बीइंग या फिर दूसरे मैमल की हम लोग बात करेंगे तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एज सेक्स क्रोमोसोम, ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि फीमेल में होता है एक्स एक्स, मेल में होता है एक्स वाई, है ना। तो ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इतना तो हम लोगों को क्लियर है, पहले से हम लोग ने बेसिक पढ़ा है। देन उसके बाद जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। ये सब पूरा पार्ट थियरी है, ओके। तो यहाँ पे कुछ आपको समझने जैसा नहीं है, यहाँ पे ये सब चीज़ें रट्टा मारनी है एंड हमेशा के लिए याद रखना है। एक्स क्रोमोसोम जो है वो स्ट्रेट है, रॉड लाइक, लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम, मतलब एक्स जो है वो बड़ा होता है वाई क्रोमोसोम से, क्लियर। देन उसके बाद एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक मतलब वी शेप्ड, ओके। वाइल जो वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक मतलब जे शेप्ड क्रोमोसोम, क्लियर। इतना समझा। एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक है, वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्रोसेंट्रिक है। देन नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन ये याद रखना है। एक्स क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन। व्हाट इज़ यूक्रोमैटिन? एक्सटेंडेड रीजन, ओके, मतलब उसके पास ज़्यादा रीजन है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, हाईली कंडेंस्ड रीजन जो है वो कम है और यूक्रोमैटिन ज़्यादा है। मतलब एक्सटेंडेड रीजन ज़्यादा है और जो रीजन एकदम कंस्ट्रिक्टेड है, कंडेंस्ड है, ये ऐसा रीजन उसके पास कम है, क्लियर। इतना समझा। यूक्रोमैटिन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, हैंस जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये जो यूक्रोमैटिन जो है वो उसके पास लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा डीएनए मटेरियल होता है और ये लोग जेनेटिकली एक्टिव है। कौन? एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन होता है। हेट्रोक्रोमैटिन क्या मतलब क्या होता है? हाईली कंडेंस्ड रीजन। हम लोग आगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। Hence it is genetically less active और inert, क्लियर। कि क्या होता है एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इस ये यूक्रोमैटिन जो है इसमें ज़्यादा होता है, इसमें होता है कम, ओके। फिर उसके बाद अगर हम लोग हेट्रोक्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, हेट्रोक्रोमैटिन मतलब हाईली कंडेंस्ड रीजन, तो एक्स में कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। फिर अगर हम लोग एक्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा एक्टिव है और वाई क्रोमोसोम कम एक्टिव है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये हो गया अपना। देन इसको हम लोग इरेज करते हैं। देन उसके बाद बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, अब हम लोग दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। ये होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन शो करते हैं। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शो होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। अब जो होमोलोगस रीजन होता है दे शो सिमिलर जीन और जो नॉन होमोलोगस रीजन होते हैं दे शो डिसिमिलर जीन। समझा? होमोलोगस और नॉन होमोलोगस का मतलब, होमोलोगस रीजन का वो रीजन जो कि
उनके पास सिमिलर जीन है, क्लियर। और जो नॉन होमोलोगस रीजन है उनके पास डिसिमिलर जीन है, और एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम शो करते हैं क्या, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर जीन, नॉन होमोलोगस का मतलब होता है डिसिमिलर जीन। उसके बाद एक होता है क्रॉसिंग ओवर। तो अब ये जो है वो थोड़ा ध्यान से देखना। क्रॉसिंग ओवर अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन। होमोलोगस रीजन मतलब सिमिलर जीन। देखो क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, होमोलोगस रीजन ऑफ। क्रॉसिंग ओवर जो है इट अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मतलब जो सिमिलर जीन है एक्स और वाई के, ओके, उनमें ही क्रॉस हो रहा है, क्लियर। और जो नॉन होमोलोगस रीजन है एक्स क्रोमोसोम का वो लॉन्गर होता है एंड इट कंटेन्स मोर जीन देन दैट ऑफ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। थियोरी इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। फिर जो सेक्स लिंक्ड जीन्स है, जो एक्स लिंक्ड जीन्स है आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मतलब जो एक्स लिंक्ड जीन्स है वो कहाँ होती है, डिसिमिलर जीन। जो नॉन होमोलोगस रीजन होता है एक्स क्रोमोसोम का, जहाँ पे डिसिमिलर जीन्स होती है वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वाइल जो वाई लिंक्ड जीन्स होती है वो प्रेजेंट होता है ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। समझा कि ये सब थियोरी पार्ट है, बट ये सब याद रखना है। एक बार मैं वापस एकदम ध्यान से बोलती हूँ, एकदम ध्यान से सुनना कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है बिटवीन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। फिर जो नॉन होमोलोगस रीजन होता है एक्स क्रोमोसोम का वो लॉन्गर होता है और उसके पास ज़्यादा जीन्स होती हैं देन दैट ऑफ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। फिर उसके बाद जो एक्स लिंक्ड जीन्स होती है वो प्रेजेंट होती है ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वाइल जो वाई लिंक्ड जीन्स होती है वो प्रेजेंट होती है ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। क्लियर। इतना आप लोगों के सब थियोरी पार्ट है, ये सब याद रखना है। फिर उसके बाद ये देख लो नॉन होमोलोगस रीजन और होमोलोगस रीजन है क्या। तो ये जो ऊपर का ये जो नॉन ये दोनों है का है, ये जो बड़ा वाला है ये है एक्स, जो छोटा वाला है ये है वाई। समझा, हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना एक्स ज़्यादा लॉन्ग होता है देन वाई क्रोमोसोम, स्ट्रेट रॉड लाइक लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। तो ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों के बीच में ये है इनका सेंट्रोमियर। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है होमोलोगस रीजन, मतलब यहाँ पे क्या दिखते हैं, सिमिलर जीन्स, ओके। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है नॉन होमोलोगस रीजन, यहाँ पे क्या दिखता है, डिसिमिलर जीन्स। क्लियर। ये आप लोगों को जब आप लोग सेक्स क्रोमोसोम के बारे में अगर आंसर लिखोगे तो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, ये बनाना कंपलसरी है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप तुम लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम लोग ने क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया एकदम डीपली, एंड वी हैव स्टडीड क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। और वो किसने निकाला, हु डेवलप्ड क्रोमोसोम का थियोरी, वाटरसटन एंड बोवेरी, ये लोगों ने इसका थियोरी निकाला था। उसके बाद हम लोग ने फंक्शन देखे, तो क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ हेरिडिटरी।
फिर हम लोग नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स देखा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे, उसके बाद स्ट्रक्चर में हम लोग ने उसका डायग्राम स्टडी किया। फिर ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जितना भी हम लोग ने पढ़ा वो पूरा थियोरी था, सो दिस थियोरीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड वॉच ऑल द वीडियोज़।